हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। आप जानते हैं ग्रेविटेशन में हम लोग बात करते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। तो इस चैप्टर को हमने कई पार्ट में बांटा है। आज के लेक्चर में हम लोग 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, केपलर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो केपलर्स लॉ से स्टार्ट किया जाए। तो केपलर्स लॉ के 3 प्रमुख लॉ हैं। पहला फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे प्लैनेट्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द सन, जो कि अप्रोक्सीमेशन दैट इज नॉट ट्रू 100%। तो यहाँ पे बात हो रही है इलिप्टिकल पाथ की। इलिप्टिकल पाथ की बात हो रही है। यहाँ पे सारे प्लैनेट्स जो हैं इलिप्टिकल पाथ पे ही मूव करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं। सन विल बी एट वन ऑफ इट्स फोकाई। हमने फोकाई वर्ड यूज किया। फोकाई मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो प्लैनेट्स कहीं ऐसे मूव कर रहा है पी पॉइंट पे, उससे पहले बी पॉइंट पे था, कहीं घूमता हुआ ए पॉइंट पे आ गया। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग इलिप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं, तो हमें इलिप्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इलिप्स के लिए, जो उसके डिफिनीशन में इंक्लूडेड है, अगर कोई पूछे इलिप्स का डिफिनीशन क्या है, हम कैसे समझें कि ये इलिप्स है, तो आपको ये कहना चाहिए इलिप्स जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसकी दूरी अगर हम फोकस से कंसीडर करें, अगर इस पॉइंट की बात करें पी पॉइंट की, तो दूरी सन से, अगर हम सन जो है एक फोकस पे F1 पे है, हमने F1 नाम दिया, F2 नाम दिया। फोकस से जो दूरी है, लेट्स नेम इट R1 एंड R2। तो R1 प्लस R2 जो होगा कांस्टेंट होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। पोजीशन आप बी पॉइंट यहाँ पे ले लो, ए पॉइंट पे चला जाए। अगर ए पॉइंट पे हम लोग चले गए तो यहाँ दूरी R1 यहाँ से यहाँ तक की होगी, R2 दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, R2। तो हम ऐसा कहेंगे R1 प्लस R2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे हमने अगर नाम बदल दिया, बी पॉइंट पे वो दूरी हो गई, लेट्स नेम इट R3 एंड R4। तो आप ऐसा भी कहोगे R3 प्लस R4 को अगर ऐड किया जाए तो इट विल बी सेम कांस्टेंट। तो कोई ऐसा भी लिख सकता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। तो आप डिफिनीशन नोट कर सकते हो। डिफिनीशन, ellipse is a set of point where sum of its distance from two fixed point is constant। और कांस्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकाई। और इसमें एक और याद रखने वाली बात है, इलिप्स आप देख सकते हो ए बी पार्ट जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है। इलिप्स का लॉन्गेस्ट लेंथ आप कह सकते हो। तो ए से बी की जो दूरी है उसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलोगे। हमने इस इधर एक्स एक्सिस रखा, इधर वाई एक्सिस। तो ये पार्ट एक्स एक्सिस का ए बी पार्ट जो कहलाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस का सी डी पार्ट कहलाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कई बार वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब वो ए की बात कर रहे हैं। 2a मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेकिन अगर सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस कहा जाए तो ए। तो पैरामीटर्स ए और बी हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में बात किया जाए तो अगर इस पॉइंट को 0,0 कहें तो बी पॉइंट होगा a,0, ए पॉइंट होगा -a,0, क्योंकि आप कहोगे ये आधी दूरी है 2a की, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी a, सिमिलरली ये भी है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप बोल सकते हो सी पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा b,0, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -b,0। तो इलिप्स से जुड़ी हुई और भी बात हम लोग डिस्कस करें, हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। हमने कंपैरिजन किया है सर्कल से। सर्किल के लिए आप इक्वेशन लिखते हो x² प्लस y² इक्वल टू a²। इलिप्स के लिए इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, जहां पे a और b का मान बराबर नहीं होना चाहिए।
अगर बराबर हो गया तो वो सर्किल जैसा हो जाएगा। तो ये है सर्कुलर शेप, सर्कुलर नॉट सर्कुलर शेप, इलिप्टिकल शेप, क्योंकि सर्कुलर शेप के लिए आप ऑरिजिन से सर्किल के किसी पॉइंट की दूरी मेजर करो, वो हमेशा ए के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे ये बात सही नहीं है, यहाँ पे वो दूरी मैक्सिमम होगी जब आप यहाँ से कंसीडर करो, इस पॉइंट पे दूरी मिनिमम होगी, दैट इज बी। पर जब हम प्लैनेट और सन की बात करेंगे तो सन विल नॉट बी एट ऑरिजिन, सन विल बी हियर। देयर आर टू फोकस F1 एंड F2। सन जो होगा किसी एक फोकस पे होगा, सन की पोजीशन होगी, इसको इस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड प्लैनेट इज मूविंग अराउंड, प्लैनेट कुछ इस तरह मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं इलिप्स की, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए बेस्ड ऑन डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहता है कोई भी पोजीशन लिया जाए, इलिप्स का कोई भी पॉइंट लिया जाए, R1 R2, वो जो दूरी है वो फोकस से प्लैनेट की दूरी, या हम ये कहें कोई भी पॉइंट आप लो इस इलिप्स पे, उसकी दूरी F1 से और F2 से, दोनों को ऐड किया जाए तो हमने सीखा वो कांस्टेंट के बराबर होता है, वो कांस्टेंट 2a के बराबर होगा। 2a क्या हो गया? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। साथ में हम ये भी कह सकते हैं अगर प्लैनेट मूव करते करते ए पॉइंट पे आ जाए तो प्लैनेट और सन की जो दूरी होगी वो मिनिमम होगी, दैट वी नेम इट आर मिनिमम, जिसको हम AF1 से रिप्रेजेंट किया हमने। BF2 यहां पे हमें लिखना चाहिए, BF2 सॉरी BF1 ओनली। BF1 इज आर मैक्स। अगर सन F1 पोजीशन पे है, आप लिख लीजिए अलग से, सन इज एट F1। सन अगर F1 पोजीशन पे है तो अगर प्लैनेट मूव करता हुआ B पॉइंट पे आ जाए तो वो जो दूरी होगी वो दूरी होगी आर मैक्स BF1। और ज्योमेट्री से आप ये भी कह सकते हो AF1 BF2 के बराबर है, तो इसको भी नोट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन केपलर्स लॉ, तो कुछ चीज़ें एग्जामिनर एज्यूम करते हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए इस बात। तो अगर मैं लिखूं आर मिनिमम और आर मैक्सिमम, तो स्वाभाविक है कि इनका जो सम होगा 2a के बराबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल केस हमने मेंशन किया है, प्लैनेट्स मूव करता हुआ अगर सी पॉइंट पे आ जाए। सी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? माइनर एक्सिस के एंड पे, माइनर एक्सिस के एंड पे आ जाए, सी पॉइंट पे आ जाए, या मान लीजिए डी पॉइंट पे आ जाए, उसकी दूरी हम लोग सन से मेजर करना चाहते हैं, उसको हमने कैपिटल आर नाम दिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो उस केस में आपको एक रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ आर मिनिमम आर मैक्सिमम। कैपिटल आर, आर मिनिमम, आर मैक्सिमम विल बी इन हार्मोनिक सम। इसका कहने का मतलब ये हुआ 2/r इज इक्वल टू 1/r मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम। इस रिजल्ट को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपको मिलेगा 2 इंटू आर मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम। आप चेक करके देख सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये रहा इलिप्स की प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। सेकेंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है अगर प्लैनेट्स मूव करता हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा और उसने दूरी तय की t1 टाइम में, तो मैं बात करूंगा एरिया की। एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, उसको हमने नाम दिया SAB, एरिया SAB, वो बराबर होगा एरिया SCD। काइंड ऑफ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट ट्रायंगल तो नहीं है। तो अगर हम बात करें
T1 T2, अगर T1 T2 बराबर है, अगर T1 T2 बराबर है तो आप लिख सकते हो दोनों एरिया इक्वल होगा। जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, dA by dt is always constant, rate of area swept by the planet with respect to time is constant। इसी चीज को कोई ऐसा लिख सकता है, सर मान लिया जाए कांस्टेंट c है, तो आप लिख सकते हो dA इज इक्वल टू c इंटू dt। हमने dt को उधर रख दिया, मल्टीप्लाई हो गया वो, तो आप लिख सकते हो dA प्रोपोर्शनल टू dt। मतलब अगर टाइम ज़्यादा वो कवर कर रहा है तो एरिया भी ज़्यादा कवर करेगा, प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन शॉर्ट कोई ऐसा लिख सकता है एरिया इज प्रोपोर्शनल टू t। तो मैंने इन दो पर्टिकुलर केस की बात किया हूँ, A to B C to D, है ना। तो हमें ऐसा लिख देना चाहिए, दिस इज फॉर AB एंड दिस एरिया इज फॉर C। अगर कोई बोले, मान लिया जाए यहाँ पे C से D ना कंसिडर करके C से E तक कंसिडर करें, तो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए कंसिडर किया जाए। इन शॉर्ट कोई बोले, मान लिया जाए C to E जो टाइम लगा हमें T2 वो T1 के दुगना है, डबल है। अगर टाइम डबल है तो एरिया स्वेप्ट भी डबल होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट केपलर्स सेकेंड लॉ। तो केपलर्स सेकेंड लॉ से आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हो, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक सीखा dA by dt इज कांस्टेंट, dA by dt कांस्टेंट है, मीन्स एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। उस रिजल्ट को हम लोग यूज करके फर्दर कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो हमने कुछ ऐसा लिखा कि मान लिया जाए A से B प्लैनेट मूव कर रहा है, पहले प्रारंभिक अवस्था A पे थी, अब वो B पे चला है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, उसको हमने नाम दिया ds, दैट इज वेरी स्मॉल, हमने स्मॉल कंसीडर किया, A टू B डिस्टेंस ds, और टाइम इंटरवल जो लगा A से B तक आने में उसको हमने नाम दिया dt। तो कोई ये बोल सकता है लीनियर वेलोसिटी इज ds बाई dt, अग्री। इस चीज को हम लोग इस इक्वेशन के साथ यूज करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी dt हमने यूज किया, dA बाई dt। अब रही बात एरिया की, किसी भी ट्राइंगल की एरिया हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एक छोटे से एलिमेंट की बात की जाए, A से B मूव करने पर कितना एरिया कवर हुआ, उस एरिया को हम लोग नाम दे dA। तो आप इस छोटे से एलिमेंट को एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका बेस होगा ds, तो हमने B के जगह पे ds लिख दिया, और हाइट जो होगी, अगर ये बहुत ही छोटा है तो हाइट जो होगी r के बराबर होगी। r क्या है? r इज सेपरेशन बिटवीन सन एंड प्लैनेट, r इज सेपरेशन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो अगर मैं इस टर्म को यूज करूं, हाइट के जगह पे r रखूं, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, dA इक्वल टू हाफ इंटू ds इंटू r। अब दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिया जाए, तो dt से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा dA बाई dt, राइट साइड यू विल गेट ds बाई dt। r इज एज इट इज, और हम जानते हैं फ्रॉम केपलर सेकेंड लॉ dA बाई dt जो है कांस्टेंट है। अगर dA बाई dt कांस्टेंट है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं ds बाई dt इज v, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। dA बाई dt इज कांस्टेंट, 1/2 इज ए कांस्टेंट, देन इट कैन बी रिटन एज v इंटू आर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, क्योंकि आप एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से अगर डिवाइड करोगे तो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। तो v इंटू आर कांस्टेंट,
तो v और r बदल सकता है। v क्या है यहाँ पे? v इज इट्स वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। r इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अभी तो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, तो ये जो दूरी है उसको हमने एक और नाम दिया आर मिनिमम। हमने पहले भी मेंशन किया था, ये दूरी आर मिनिमम कहलाएगी। और सन की डी तक की जो दूरी है, अगर सन के अराउंड प्लैनेट मूव करता हुआ डी पोजीशन में पहुंच गया तो उसको हम लोग आर मैक्सिमम कहेंगे। तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि अगर सी पॉइंट की बात की जाए, सी पॉइंट की बात की जाए तो सी पॉइंट जो है सबसे नज़दीक है सन के, आर इज मिनिमम बट वी विल बी मैक्सिमम। ऐसा इसलिए क्योंकि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर छोटा है तो आप कहोगे वी विल बी लार्ज। उसी प्रकार अगर डी पॉइंट की बात की जाए तो वो सबसे दूर का पॉइंट है, प्लैनेट मूव करता हुआ सबसे दूर पहुंच चुका है, तो आप कहोगे डी पॉइंट पे आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वी की वैल्यू मिनिमम होगी। अग्री? तो ये रहा केपलर्स सेकेंड लॉ और उसके रिजल्ट। इसके बेसिस पे कोई और एक रिजल्ट बना सकता है। दूसरा रिजल्ट आप यूं कहें, हमने पढ़ा v इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, और साथ में अगर हम ये कहें फॉर फिक्स प्लैनेट, जैसे मरकरी कंसीडर करो या फिर आप कंसीडर करो अर्थ के लिए, तो आप वो बोलोगे अगर एक ही प्लैनेट की बात की जा रही है तो मास इज ऑल्सो कांस्टेंट। मास अगर कांस्टेंट है तो दोनों इक्वेशन को अगर आप यूज करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको कुछ मिलेगा एम वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हमें ध्यान है तो हम ये कह सकते हैं एम वी आर इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, स्पेशल केस एल इज ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज हमने पढ़ा है एल इज आर क्रॉस पी। अगर आर और पी के दोनों के बीच की एंगल जो है 90 डिग्री है, क्योंकि इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एल इज आर पी, जिसको हम आर इंटू एम वी लिख सकते हैं या फिर एम वी आर भी लिख सकते हैं। तो आपको ये नोट करना चाहिए फॉर प्लैनेट हम ऐसा कह सकते हैं it moves in elliptical path with constant angular moment, constant angular moment। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल नॉट चेंज, दैट विल बी कांस्टेंट। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन में, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई बाहरी टॉर्क प्लैनेट पे नहीं लग रहा है, इस कारण से उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, एल इज कांस्टेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now we discuss universal law of gravitation। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ग्रेविटेशन का मतलब है फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो ये प्लैनेट के लिए भी ट्रू है, कोई आपके इर्द गिर्द कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी सही है। चूंकि प्लैनेट बहुत ही ह्यूज होते हैं तो यू रियलाइज
द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम कोई दो स्मॉल ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम फील नहीं कर पाते, क्योंकि मास इज़ वेरी स्मॉल, मास पे डिपेंड करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स। तो हम लोग कुछ ऐसा कंसीडर करें, दो ऑब्जेक्ट m1 एंड m2, क्या दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है? यस। लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा दोनों के लाइन ज्वाइनिंग, दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दो तो उसी के डायरेक्शन में होगा। दिस इज F1 F2 and we can also say F1 is equal to F2 in terms of its magnitude। तो कुछ नाम दिया जाए F, कैपिटल F। तो कैपिटल F के लिए इक्वेशन होगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r क्या है भाई? r जो है दोनों के बीच की दूरी, आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, क्योंकि फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट देयर विल बी रेडियस। तो आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई क्वेश्चन इसके बेस पे आ सकते हैं एग्जाम में। वो आपसे कहेंगे r को डबल कर दिया जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या चेंजेस आएगा? तो हम कह सकते हैं r स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो अगर आप दूरी बढ़ाते हो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा। इस रिजल्ट को कोई कुछ इस प्रकार भी लिख सकता है, F1 बाई F2 is R2 by R1 whole square। तो ये रहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने मेंशन किया केपलर्स थर्ड लॉ, वी मिस दिस पार्ट। केपलर्स थर्ड लॉ को हम लोग ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहाँ पे r क्या है आप जानते हो, r इज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। t यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इस इक्वेशन को कोई अलग स्टाइल में भी लिख सकता है, t प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 3/2। या दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप कुछ ऐसा इक्वेशन देखो तो आप शोर मत मचाना कि इक्वेशन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। हमने सिंपल सा मैथ यूज़ किया है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो दिस विल बी t, दिस टाइम हियर इट विल बी r रेज टू 3/2। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो अगर r की वैल्यू ज़्यादा है तो t की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर मैं दो प्लैनेट को कंपेयर करूं, अर्थ एंड जुपिटर,
आप जानते हो जुपिटर की जो सेपरेशन है सन से वो ज़्यादा है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो भी ज़्यादा होगा। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, पर वो जुपिटर के लिए ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की जो सेपरेशन है वो सन से अर्थ के कंपैरिजन में कम है, then of course it will take less number of days to complete the revolution। तो ये एक जनरल एनालिसिस हो गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इफ planet separation is increased to 4 times, मतलब इन शॉर्ट मैं कहूं नया जो सेपरेशन है RB इज 4 टाइम्स ऑफ RA, तो उसके टाइम पीरियड में क्या असर होगा? क्या वो भी 4 गुना होगा? आप सोच के बताएं जरा। TB इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ TA? तो डायरेक्ट 4 गुना कहना गलत होगा। वी विल गो विथ इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करें। तो हमने अभी तक पढ़ा T² प्रोपोर्शनल टू RQ, इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है, TA by TB होल स्क्वायर इज इक्वल टू RA by RB होल क्यूब। तो मान रख दीजिए, आप लिख सकते हो RA by RB, RA by RB, यहाँ से आप लिख दो और 4 को इस साइड लेके आइए तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा 1/4। ऑफ कोर्स RB की जो वैल्यू है ज़्यादा है, 4 टाइम्स ऑफ RA, 1:4। तो इसको अगर रखा जाए तो आप लिखोगे TA by TB होल स्क्वायर is 1/4 cube, that is 1/64। तो कोई ऐसा भी लिख सकता है TA by TB होल स्क्वायर इज 1/64, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाए तो आपको मिलेगा TA by TB इज 1/8। अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रखें मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप लिखोगे TA इज और TB इज 8 टाइम्स ऑफ T। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो वही मैं पूछ रहा था, TB जो है TA के कितने टाइम्स होगा? जो नया टाइम पीरियड होगा वो 8 गुना होगा पहले वाले टाइम पीरियड के। अगर सेपरेशन जो है 4 गुना हो जाए पहले के सेपरेशन से। तो ये रहा केप्लर्स थर्ड लॉ। तो अभी तक हमने केप्लर्स के तीनों लॉ पढ़े। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने अभी तक पढ़ा F इक्वल टू G m1 m2 by r²। In case of planet and कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा, मान लीजिए ये अर्थ है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप कहोगे देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन
एक्टिंग बिटवीन देम, दोनों का मान बराबर होगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे m का मतलब हुआ मास ऑफ द प्लैनेट, r हो गई दोनों के बीच की दूरी, r is separation between them। इन केस ऑफ अर्थ अगर मैं बात करूं तो बस नेमिंग आपको बदलनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल करीब हो, अर्थ का मास एम ई, रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई, तो आप लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, force acting on the object। F equal to G M E M by radius of earth। तो ये तभी एप्लीकेबल है when object is near to surface, near to the earth surface। F equal to G M E M by R E होल स्क्वायर। कोई ये पूछ सकता है कि अगर आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन पेयर, जितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगा रहा है, मैग्नीट्यूड आर सेम, तो क्यों अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं करता? हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इफ यू ड्रॉप इट वो अर्थ की तरफ मूव करता है, पर अर्थ हम लोग ऐसा फील नहीं करते कि ऑब्जेक्ट की तरफ अर्थ मूव करे। रीजन इज फोर्स इज सेम। फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे लेटर mg। ये सिंपल शब्दों में, क्योंकि हमने अभी डिराइव नहीं किया, हम लोग लिखे F इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन इज फोर्स बाई मास। फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें स्मॉल m, लोअर केस m, ये m जो है उसका मान अर्थ के मास से बहुत ही कम है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन जो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर मैं अर्थ के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, फॉर अर्थ, अर्थ किस एक्सेलरेशन से मूव करे, तो आप लिखोगे F डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ। तो चूंकि m का जो मान है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, तो एक्सेलरेशन विल बी अप्रॉक्स 0। सो अर्थ विल नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। तो हमारे मन में ये भी विचार आता है कि अगर ऑब्जेक्ट और ऊपर चला जाए तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स में क्या अंतर होगा? तो ऑफ कोर्स हम आर ही नहीं रख सकते, हम सिंपली स्मॉल आर रखेंगे वैल्यू, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अर्थ से दूर जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान घटता जाएगा।
तो इस फोर्स को हम एक्सेलेरेशन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जब अर्थ और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्सेलेरेशन दोनों की अलग अलग है। एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिग्निफिकेंट, पर अर्थ का जो एक्सेलेरेशन है ऑब्जेक्ट की तरफ वो जीरो है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो अलग अलग हाइट पे बताए कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, अर्थ का मास लेट्स से m, कैपिटल M। हम जानना चाहते हैं g की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट ओनली ऑन द सरफेस, एट डिफरेंट लेवल। तो पहले एक केस कंसीडर किया जाए, व्हेन object is near to the earth surface। तो उस केस में आप लिख सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल करीब है तो उनके बीच की जो दूरी है ना, हम लोग कुछ ऐसा कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट काफी करीब है अर्थ के, तो उनके बीच की जो दूरी होगी, ऑब्जेक्ट m, ऑब्जेक्ट विथ मास m, उनके बीच की जो दूरी होगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आप लिखोगे कुछ इस प्रकार, F ग्रेविटेशनल फोर्स G m m, प्रोडक्ट ऑफ मास, अर्थ का मास कैपिटल M, इसको हमने कंसिडर किया मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल m ऑब्जेक्ट की मास, g mm बाई दोनों के बीच की दूरी है r e, तो स्मॉल r जो है r e के बराबर बन गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन से वंस अगेन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स f की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, दैट इज m इंटू जी। जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, दोनों का LHS वैल्यू सेम है, तो आप लिखोगे जी एम एम बाई आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट ये है, यू कैंसल आउट स्मॉल m, g की वैल्यू जो होगी जी एम बाई आर ई स्क्वायर। तो ये जो है बस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट के लिए g की वैल्यू अलग होगी, और डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इस केस में रेडियस ऑफ द अर्थ आप कह सकते हो। तो अगर आप जनरल केस रखना चाहते हो तो आप सिर्फ r रखो, r इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर अर्थ के लिए बात की जाए तो यहाँ पे आप r ही रखोगे। चूंकि g तो कांस्टेंट है, तो मैं कैपिटल G की बात कर रहा हूँ, कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.67 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर कोई लोअर केस जी की बात करें तो उसका भी यूनिट तुम निकाल सकते हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहा, आपको बताना है जी का वैल्यू वेयर कैपिटल जी इज नोन, मास ऑफ द अर्थ that is also known and radius of the earth is also known। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए और आप पता कीजिए क्या जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब आती है या नहीं आती। ऑफ कोर्स इट विल कम नियर टू इट। तो ये रही बात केस वन की। केस वन की बात रही जब ऑब्जेक्ट नियर टू सरफेस हो। अगर नियर टू सरफेस नहीं है तो आप जनरल केस यूज करोगे, आप लिखोगे F इक्वल टू जी अगर स्मॉल जी की बात की जाए, G इक्वल टू कैपिटल जी M बाई आर फॉर एनी वैल्यू ऑफ R। R क्या है? सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज। कोई चाहेगा कि ये जो स्मॉल जी की वैल्यू आई हम सिर्फ आर के टर्म में ना लिखें, हम एच के टर्म में लिखें। एच के टर्म का क्या मतलब है? कोई प्लैनेट फॉर एग्जांपल अर्थ, हम जानते हैं अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड। कोई कहे यहाँ से मैं थोड़ी एच हाइट पे पहुँच जाऊँ, आपने कहा ऊंचाई बढ़ने से जी की वैल्यू घटेगी। अगर मैं एच ऊंचाई पे पहुँच जाऊँ तो नया जो जी का मान होगा, लेट्स नेम इट जी एच, वो क्या होगा? सो लेट्स डेराइव इट। डेराइव किया जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height h from earth surface। तो अभी तक हमने जो इक्वेशन लिखा जी के लिए, कैपिटल जी मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द सेपरेशन। तो अगर मैं सेपरेशन कहना चाहूँ तो यहाँ पे आर का जो मान होगा आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। आप लिख सकते हो आर जो है सर आर ई आर प्लस एच, और अर्थ के लिए लिखा जाए तो आर ई प्लस एच। अर्थ के केस में सेपरेशन को हमने एच के टर्म में रखा, तो फॉर्मूला जो होगा इट विल बी जी एम बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आप नोट कर सकते हैं। फॉर एनी एच हाइट, for any h height
फ्रॉम अर्थ सरफेस। इस इक्वेशन में आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो अगर h की वैल्यू स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल वैल्यू के लिए कैलकुलेशन विल बी टीडियस, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो ह्यूज है 6400 किलोमीटर। अगर h की वैल्यू स्मॉल हो तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, बाइनोमियल थ्योरम। तो अप्रोक्सीमेशन कब लगाना है? अप्रोक्सीमेशन तभी यूज़ करना है जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी हो। इन शॉर्ट अगर कहा जाए h का जो मान हो लेस देन 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि एक जनरल अप्रोक्सीमेशन है कि 5% से अगर कम हो तो अप्रोक्सीमेशन हमारा सही रहता है। तो आप g का जो इक्वेशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख ले, आर ई को बाहर निकाल दूं तो 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है जी एम बाई आर ई 1 प्लस एच बाई आर ई पावर -2। यहाँ तक तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं किया। हमने क्या किया, आर ई को बाहर निकाल दें, चूँकि ओवरऑल स्क्वायर है तो आर ई जब बाहर आएगा तो स्क्वायर के साथ आएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर ई हो जाएगा। कोई यूँ कहे कि आप आर ई स्क्वायर से बाहर मल्टीप्लाई कर दो और अंदर आर ई से डिवाइड कर दो, तो एक ही बात है। तो अभी तक हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बस ये ध्यान रहे कि अगर h की वैल्यू स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे हमने कहा स्क्वायर, यस। जब हम आर ई को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ये हो सकता है जी एम बाई आर ई स्क्वायर 1 माइनस 2h बाई आर। तो नोट करने वाली बात जो है यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, G एट पर्टिकुलर हाइट, तो क्यों ना उसको नाम दिया जाए GH। GH is G into 1 minus 2h by R। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना होगा। रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हमने इतना डेरिवेशन किया, जहाँ पे g क्या है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, जो कि हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एंड दिस इज GH। आप अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई पे जाओ तो आप देख सकते हो ये घट रहा है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो h इज वेरी वेरी स्मॉल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करना चाहते हैं, if you want to use for any h, then you have to write gh is gm by re plus h whole square, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो थोड़ा सजा के, g h is gm by re square 1 plus h by r, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा याद रख सकते हो। अगर आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना शॉर्टकट खुद बना सकते हो कि हमें किस फॉर्म में याद रखना है, अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है। तो इसके साथ एक और
बात मन में आती है कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू घटती है। व्हाट इफ वी गो इनसाइड ऑफ द अर्थ के नीचे क्या जी की वैल्यू घटेगी? क्या सेंटर पे जीरो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग और लिख सकते हैं, बिना उसको डेराइव किए हुए डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं। वी टॉक अबाउट acceleration due to gravity at depth d। तो उसको हमने नाम दिया है GD। there is a earth कहीं पे सेंटर होगा अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस से आप d दूरी तक जाते हो। तो हमें पता है अर्थ के सरफेस पे वैल्यू होगी g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम नीचे जाएं तो हमने कुछ नाम दे दिया उसे GD। तो अगर डेरिवेशन किया जाए तो कुछ इस तरह का रिजल्ट निकल के आता है, GD इज G इंटू 1 माइनस D बाई RE। RE क्या है भाई? RE इज रेडियस ऑफ द अर्थ होल स्क्वायर। अगर आप प्लैनेट के लिए लिखना चाहते हो, दूसरे प्लैनेट के लिए, तो उसकी R की वैल्यू रखनी होगी आपको। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आया, हमें कोई अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल D वैल्यूज। 100% ट्रू है। हमने देखा अगर हम हाइट की बात करते हैं तो उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया, कुछ मिलता जुलता वैसा ही है, पर इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। हमें इसका मान तो दिया रहेगा आपको 9.8। तो बेस्ड ऑन D वैल्यू कितने डेप्थ पे जाते हो, दिस RE इज ऑल्सो अननोन, आई मीन दिस RE इज नोन। RE यहाँ पे है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि आपको पता है इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बेसिस पे। एक क्वेश्चन मुझे याद आता है जो नीट 2017 में पूछा गया था। उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया, देयर इज अर्थ से आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहां पे जो आपको GH की वैल्यू मिलती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सेम टू सेम है जब आप D किलोमीटर डेप्थ में जाते हो, नाम दिया जाए GD। मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन था कि GH इज इक्वल टू GD, जहां पे H का मान दे रखा है 1 किलोमीटर, तो D का मान क्या होगा? क्या वो भी 1 किलोमीटर होगा या 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो चूंकि H का जो मान है ना वो बहुत ही छोटा है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए, D का मान आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लिखें GH अप्रोक्सीमेशन यूज करें, GS इज इक्वल टू G, अगर आपको याद है बताइए क्या होगा फॉर्मूला? G 1 माइनस, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया, 2H बाई RE। और GD का मान क्या आया था? अभी हमने लिखा जस्ट थोड़ी देर पहले, जरा देखें, यस 1 माइनस D बाई RE होल स्क्वायर। तो दोनों जगह स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। हम लिखेंगे G 1 माइनस
डी बाई आर ई होल स्क्वायर। तो आप देखिए जब आप सॉल्व करेंगे आप कहोगे जी विल गेट कैंसिल, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो 1 माइनस 2h बाई आर ई। कोई देख के भी आंसर बता सकता है कि सर देखिए दोनों साइड ना लगभग सब कुछ बराबर है, आप लिख सकते हो डायरेक्टली सर d विल बी इक्वल टू 2h, मतलब h का मान अगर 1 किलोमीटर है तो d का मान 2 किलोमीटर हो। अगर आप मुझे बोलोगे थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए तो मैं कहूँगा दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कुछ मिल गया 2h बाई आर ई और यहाँ मिल गया माइनस डी बाई आर ई। इसको फर्दर आप लिख सकते हो, दोनों साइड आर ई डिवाइड कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए तो आपको मिल गया d इक्वल टू 2h आफ्टर कैंसलिंग आउट माइनस, या दोनों तरफ -1 से गुना कर दिया। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप कह सकते हो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, बस हम अगर यह याद रखें अप्रोक्सीमेशन तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर हम अप्रोक्सीमेट फार्मूला ना यूज़ करें तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 3 टॉपिक पढ़े। हमने पढ़ा केपलर्स लॉ, हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।